जय हिंद प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप? एक बार हमको कमेंट करके बताइए आप लोग। हमारी वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी के बारे में हमें कमेंट करके बताइए कैसी है। क्या क्लियर वॉइस है? वॉइस के बारे में हमें बताइए। वॉइस क्लियर है? क्लियर है? चलिए, हम इस क्लास में आपको हम हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताएंगे। हमको हिस्ट्री में कितना पढ़ना है, कितना हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आज इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास। एक मिडाइवल होता है ना, और मॉडर्न। ऐसे ही पढ़ते हैं। तीन भागों में हम डिवाइड करके मध्यकाल इतिहास और ये आधुनिक आधुनिक इतिहास। ठीक है। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग से लेकर, है ना, 712 एडी तक। इसका जो टाइम पीरियड है 712 एडी से 1707 एडी तक, है ना। एडी तो आपको आता होगा ना, एडी बीसी। और ये आधुनिक इतिहास के बारे में बात करें तो 1707 से लेके और वर्तमान तक। ओके, जनरली हम ऐसे ही हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ते हैं 3 भागों में। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। इसका टाइम पीरियड, जो टाइमिंग है ना, उसका स्टार्टिंग से लेके 712 एडी तक है। इसका टाइम 712 एडी से लेके 1707 एडी तक है और 1707 से वर्तमान तक, है ना। तो ये आधुनिक इतिहास में हम अब इसके अंदर हमको कितना पढ़ना है उसके डिटेल से हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। एक बार मुझे फोन देना दूसरा बार। इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ये देखो, रिफ्लेक्शन यही नहीं होना चाहिए ना। चलिए देखिए इधर, अब हमें इसमें देखो कितने टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। अब ये सारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारी बातें हम बता देंगे इसमें, और आपको इतना आना चाहिए। आपको अगर हिस्ट्री के बारे में जानना है, विशेषकर भारतीय इतिहास के बारे में जानना है, तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए और याद कर लेना। इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। क्लास लाइव होगी, इसका मतलब ये नहीं है इग्नोर करते जाएं, नहीं, आपको नोट्स बनाना है। चलिए, हम जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, इसमें क्या पढ़ना है हमको, देखो सबसे पहले जो टॉपिक नंबर 1 है, इस चैप्टर वाइज हमने सबको डिवाइड कर रखा है। देखो वैसे हिस्ट्री को जनरली एक शुरुआत से लेके पढ़ा देते हैं आधुनिक तक, नहीं, हमने उसको चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। अब जैसे कि हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा,
किस चैप्टर में कितना पढ़ना है ना, उसकी जानकारी होगी आपको तो उसको याद करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, जो फर्स्ट चैप्टर इसको देखना है, ये सर ये चल नहीं रहा ठीक से, क्या प्रॉब्लम है ना। चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले हमको पढ़ना है स्टोन एज के बारे में, है ना। स्टोन एज हिंदी में कहते हैं पाषाण काल, है ना। जब चैप्टर पढ़ेंगे तब इसका टाइम भी बता देंगे कितना, अब इसमें कहाँ से पढ़ते हैं स्टोन एज कितना, इसको बहुत डीपली से पढ़ेंगे और थोड़ा अच्छा भी है ये पढ़ने, ठीक है। दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे हम सिंधु घाटी, घाटी सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हम बाइलिंगुअल लिख देंगे, है ना, आपको जिस भाषा में लिखना है आप उसमें लिख सकते हैं। तीसरा है ना, हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे इसमें, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अभी हम सारे टॉपिक एंशिएंट के लिख दे रहे हैं इधर, ठीक है। जो 5वां टॉपिक है इसका वो जैनिज्म है। जैन धर्म, ये सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 6 चैप्टर जो होगा आपका महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद कितने महाजनपद, 16 महाजनपद है, उसको मैप से पढ़ा देंगे, कौन सा महाजनपद कहाँ पर है डिटेल से पढ़ा देंगे उसको, है ना। अब महाजनपद में जो महत्वपूर्ण वंश हैं उनकी बात करें तो हर्यंका डायनेस्टी, जिसे हम हर्यंका डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो हम क्लास में आपको बता देंगे, नहीं तो अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 544 से बीसी से लेकर 412 बीसी तक, है ना। जो 8वां है इसका शिशनांग वंश, इसका टाइम पीरियड है 412 से, है ना, 323 बीसी तक। बीसी का मतलब यहाँ पर है ईसा पूर्व, है ना, इसको बता देते हैं। जो 9वां इसका जो चैप्टर होगा मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश, है ना, जो 323 बीसी से लेकर
यहाँ तो दिख रहा है। और ये 185 BC तक लगभग चला था, है ना। मैं इधर का रफ कर दे रहा हूँ, इधर को लिख लिया ना आप लोगों ने, ये नहीं लिखा, जल्दी लिखिए। हो गया। मौर्य के बाद हम पढ़ेंगे लेटर मौर्य पीरियड, है ना। मौर्योत्तर काल, है ना। इसमें बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है हम पढ़ा देंगे, है ना। इसके अंदर भी कई सारी डायनेस्टी हैं, जैसे शुंग वंश, है ना, इसका एक पार्ट है शुंग वंश। कांडम वंश, कांडम कांडम वंश, शातवाहन, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको आप नंबरिंग कर लीजिए, 11, 12, 13। अगला होगा हिंद यूनानी, जिसे इंडो ग्रीक बोलते हैं, है ना, हिंद यूनानी। ठीक है। जो अगला वंश होगा शक, शक, है ना। पहलव के बारे में पढ़ेंगे, पार्थियन के बारे में पढ़ेंगे, शक, पहलव, पार्थियन, ये सारे डायनेस्टी हैं। हो गया। कौन सा नहीं आ रहा है? कांडम वंश, शातवा, ये मौर्योत्तर काल, इसके ही पार्ट है ये सारे, है ना। ये जो पार्ट है मौर्योत्तर काल के ही हैं। ये विदेशी आक्रमण है कुछ, हिंद यूनानी, शक, पहलव, पार्थियन, कुषाण, कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त वंश पढ़ेंगे। ओके। और वर्धन डायनेस्टी। ये चैप्टर आपको कितने चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने हैं, और जो कुछ होगा ना बचा हुआ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। इसको यहाँ देख लेंगे। अब मिडाइवल में आपको कितना पढ़ना है उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया आपका। जी हाँ, बताइए, आवाज क्लियर है?
अमन सिंह कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, कुछ ऐसा बता रहे हैं क्या? आवाज क्लियर है? अब आ रही है आवाज? वॉइस क्लियर? ये आपने लिख लिया? इतना हो गया? अब देखिए मिडाइवल हिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, ये आप अपने आप से ही पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर नोट्स होगा तो वहां पर लिखा होगा सारा। मैं थोड़ा इसका रिवीजन करा दूंगा और आपको। इधर हो गया? अब एंशियंट हिस्ट्री में इतने हमको चैप्टर पढ़ने हैं। ओके। अब मिडाइवल की बात करें, मिडाइवल में कितना आपको पढ़ना है? मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में देखो, है ना, जो मध्यकालीन भारत है और इसका इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी यहाँ पर सबको। इसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा, जैसे कि आप जानते ही हैं, सबसे पहले जो आक्रमण भारत पे हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसके बाद गजनवी ने किया था, उसके बाद गौरी ने किया था, है ना। उसके बाद गुलाम वंश के इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। तो बहुत इसके डीपली में पढ़ेंगे, है ना। तो पहला चैप्टर होगा इसमें, अगर चैप्टर की बात करें तो भाई अर्ली मिडाइवल कहें तो, या फिर डायरेक्ट चैप्टर ही क्या नाम ही लिख दो ऐसे। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? मोहम्मद बिन कासिम, इसको पढ़ना है ना। महमूद गजनवी के बारे में, 17 बार आक्रमण किया था इसने। मोहम्मद गौरी, इसके बारे में पढ़ना है ना। अर्ली मिडाइवल में ये 3 चैप्टर आते हैं, है ना। इसके बाद दिल्ली सल्तनत आता है। दिल्ली सल्तनत, है ना। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना, देखो। इसमें जो पहला चैप्टर होगा आपका गुलाम वंश, है ना। 1206 से लेकर 1280, 1290 तक रहा था ये, है ना। खिलजी वंश, एग्जाम में डायरेक्ट टाइम भी आता है। इनको आप क्रम से लगाइए, मैं क्रम से सारे चैप्टर बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको एग्जाम में 4 वंश दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इनको क्रम से लगाइए, कौन सा वंश पहले आया, तो उसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। खिलजी वंश जो 12 से 90, सबसे कम समय तक एक क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया, तो खिलजी वंश था, जिसने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया था। तुगलक वंश, ये 1320 से लेकर 1414 तक, है ना, इसने शासन किया था। शैयद वंश, 1414 से लेकर, और ये 1451 तक इन्होंने शासन किया, है ना। आप भी चैप्टर लिख लीजिए, इनको ही पढ़ना है आपको मिडाइवल में।
तो गुलाम वंश पहला था जिसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत, इसने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। खिलजी वंश आया, तुगलक आया, सैयद आया, उसके बाद लोधी वंश आया। ओके, तो ये दिल्ली सल्तनत सल्तनत पर इन्होंने शासन किया था। कब तक किया था शासन, अगर इसका टाइमलाइन है यहाँ से देखिए, है ना। दिल्ली सल्तनत जो टाइमलाइन है 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का टाइम रहा था, है ना। अच्छा, वॉइस कम आ रही है, चलिए। तो इसका जो टाइमलाइन है एक बार हम रिवाइज कर देते। हम मिडाइवल हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं। ओके, मिडाइवल हिस्ट्री में हमको कितना पढ़ना है इसकी बात हम कर रहे हैं। हमें अर्ली मिडाइवल में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ना है, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ना है, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। ओके, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसमें 1206 से 1526 तक शासन किया इन लोगों ने, है ना। इसमें हमको गुलाम वंश पढ़ना है, खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है, सैयद वंश पढ़ना है, लोधी वंश पढ़ना है। ओके, जो लोधी वंश का टाइम पीरियड है 1451 से 1526, यहाँ दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है ना। ओहो, मैं बार बार इसमें लिखता हूँ, मैं इसको रब कर दूं। एक बार बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए, वॉइस क्लियर है। एक भाई कह रहा है दिख भी तो नहीं रहा है सही से। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी, क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, आपकी क्वालिटी बढ़ाई जाएगी बिल्कुल। यहाँ बहुत गर्मी लग रही है मुझे भाई, क्वालिटी ऑलरेडी गजब है फिर भी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, क्वालिटी अभी कम है, लाइट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है। यस यस, चलिए हम इसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे बहुत जल्दी, 1-2 दिन में हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके, अभी इतना बताइए, वॉइस क्लियर है। यस, चलिए। सर अपने लिए भी एसी लगवा लो। यस यस यस, मुझे तो एसी में रहने की आदत भी है, चलो जल्दी किया जाएगा। यस, ठीक है, चलिए। ये फर्स्ट क्लास है और मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट क्लास हो वो उसमें क्वालिटी और बेटर हो, है ना। क्वालिटी इम्प्रूव होगी, क्वालिटी इम्प्रूव की जाएगी। चलिए थोड़ा इसको पढ़िए। हम मिडाइवल के जो हमने चैप्टर बताए हैं, जैसे कि अभी हम आपको बोल के बता देते हैं, आप उनको नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि मिडाइवल हिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, अर्ली मिडाइवल में हमें पढ़ना है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना होता है। ओके, आप हम बोल दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। जो पहला चैप्टर मिडाइवल हिस्ट्री का है उसमें हमको पढ़ना है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। पहला चैप्टर नोट कर लिया। दूसरा चैप्टर है महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 1001 से लेकर 1027 तक। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके सभी आक्रमणों को पढ़ेंगे,
इसने कितना भारत को लूटा वो भी बताएंगे आपको, कहाँ कहाँ पर आक्रमण किए वो सारी बात बताएंगे। इसमें जो तीसरा चैप्टर है अर्ली मिडाइवल का, महमूद गजनवी के बाद जो तीसरा चैप्टर है मोहम्मद गौरी, है ना। तो उसको हम ये तीन ही चैप्टर पढ़ने होते हैं अर्ली मिडाइवल में। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें, इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1526 तक। ओके, नोट कर लीजिए आप आराम से। 1206 से लेकर 1526 तक जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम है, इसमें कई सारे वंश आए हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। जो पहला वंश था जिसने दिल्ली वंश की स्थापना की थी, है ना, वो था गुलाम वंश। इस गुलाम वंश नोट कर लिया। दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा चैप्टर होगा या दूसरा जो डायनेस्टी था वो खिलजी डायनेस्टी थी। तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, जो पांचवा था वो लोधी वंश था। ओके, इब्राहिम लोधी जो लास्ट था, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को उसको डिफीट कर दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, और ये आपको आना ही चाहिए। सर से बोलकर डिजिटल बोर्ड लगवा लो। यस अभिनय जी, ये व्यवस्था जल्दी की जाएगी। सर से बोलकर डिजिटल बोर्ड लगवा लो। यस कश्मीर कुमार, ये व्यवस्था आप जल्दी देखेंगे डिजिटल बोर्ड की। ओके, आर्मी लवर कह रहे हैं भाई, भाई योगेश मूवी देख रहा है। योगेश कौन है इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। योगेश फोन चला रहे हैं, अच्छा। चलिए योगेश से जल्दी मुलाकात की जाएगी, उनको क्लास में लाया जाएगा। ओके, तो अभी हम गुलाम वंश जो था उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना। और दिल्ली सल्तनत की जितनी भी डायनेस्टी उनके बारे में हम बता चुके हैं। आपको इतना पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इनको। जो जैसे कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना। बुरा हाल हो रहा है पसीने में। अब आगे चर्चा जो होगी, है ना, इस पे हम गुलाम वंश हो गया पूरा हमारा, और इसी दिल्ली सल्तनत के सारे वंश हो गए। इतना ही पढ़ना है, सारे चैप्टर बता दिए। अब हमें मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। मुगल, इसको फिर कुछ हो गया। मुगल, ठीक है, मुगलों के बारे में पढ़ना है। ओके, मुगलों ने हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए वो भी बताएंगे, और कितने विकास के कार्य किए वो भी बताएंगे। अभी आगे रुको, योगेश से पूछेंगे क्या पढ़ा। यस बिल्कुल, अमन जी बिल्कुल पूछेंगे। रघुवीर सिंह कुछ कह रहे हैं, सब ठीक है एकदम। यस, अभी इतना बताइए, वॉइस क्लियर है, क्वालिटी अभी थोड़ा कम है। यस, अभी यादव कह रहे हैं यस। हाँ चलिए, गुलाम वंश के बारे में आपको जितना पढ़ना है हम बता दे रहे हैं। इसके कुछ शासक थे, है ना, बाबर से लेकर बहादुर शाह सेकंड तक हम बता दे रहे हैं आपको, है ना। अगर टाइम लिखना हो तो टाइम भी लिख सकते हैं, किसने कितने समय तक शासन किया वो भी बता देंगे, है ना। चलिए, तो इसमें जो पहला शासक था मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर थे। बाबर, बाबर, है ना, जो फर्स्ट शासक रूलर था, है ना, बाबर। इसने 1526 से लेकर
1530 तक शासन किया था, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। जैसा मैं लिखा रहा हूँ वही ऑर्डर आपको एग्जाम में फॉलो करना है। ऐसा नहीं है ऊपर नीचे नहीं कर सकते। सारे मैंने टाइम से ही लिखा है, जितना मैंने एंशिएंट में लिखाया वो भी टाइम से लिखा हुआ है। बस ये टाइम नहीं बताया मैंने, क्योंकि बहुत बड़ा है वो। चैप्टर पढ़ाएंगे तो बता देंगे पूरा डिटेल से। अब जैसे कि बाबर के बाद सेकंड जो शासक था हुमायूं, है ना। इसने 1530 से 1540, यहाँ पर 1540 में एक सूरी डायनेस्टी भी आई थी, है ना, उसको बाद में पढ़ा देंगे, सूर्यवंश। और 1555 से 1556, क्या हो रहा है ना। तीसरा शासक इसका जो इसका बेटा ही था, ये इसका बेटा था, ठीक है। इसका बेटा कौन था? अकबर, है ना। सबसे प्रतापी शासक अकबर था। इसने शासन किया था 1556 से लेकर, इसने बहुत मारकाट की थी, वो ही बताएंगे, 1605 तक, है ना। अकबर ने शासन किया। आप भी लिख पा रहे हैं? अभी योगेश, सुजीत तीनों फोन चला रहे हैं। यस। किसी का नाम इसमें लिख के आ रहा है, पता नहीं सर, मुगल सिलेबस से बाहर हैं? ऐसा तो नहीं है भाई। अभी मैं आपके सिलेबस के बारे में, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी हमको जानकारी नहीं है। मैं पूरा हिस्ट्री का सिलेबस बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस नोट्स कर सकते हैं, और मेरे सिलेबस जो मैं करा दूंगा सिलेबस, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैं इतना पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि मैं एक बुक से खुद नहीं पढ़ता। अकबर, है ना। जो अगला शासक है जहांगीर, है ना। ये बहुत ज्यादा चित्रकला का शौकीन था। जहांगीर की पेंटिंग आपने अक्सर सुना होगा। 1605 से लेकर, ये टाइम पीरियड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, 1627 तक, है ना। उसके बाद शाहजहां आए, शाहजहां, है ना। ये 1627 से 1658 में ये बीमार हो जाते हैं, और इनको औरंगजेब कैद कर देता है ना। 6 है। शाहजहां के बाद जो रूलर आया था औरंगजेब, औरंगजेब, है ना। कैसे 1658 से लेकर, हालांकि कहीं कहीं 1659 भी मिलेगा आपको। इसका 2 बार कोरोनेशन हुआ था, सेरेमोनियल, है ना। औरंगजेब 1707 तक। इतना हो गया। औरंगजेब के बाद जो अन्य शासक आए थे इधर लिख देते हैं, ओके। ये 7वां था बहादुर शाह फर्स्ट। फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं, ओके। ये 1707 से लेकर 1712 तक इसने शासन किया था।
और 12 वर्ष शासन क्यों किया था? 65 वर्ष का था जब ये शासक बना था, 12 साल कर लिया शासन। जो 8th है जहांदार शाह, 1712 से लेकर 1713। ये कैसे शासक बना था, इसने क्या किया, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। फर्रुखसियर, फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक, है ना। ये 10वां शासक था इसका। फर्रुखसियर के बाद किसका नंबर आता है, आपको पता है? निशांदू कह रहे हैं, निशांधुन, निशाद डॉन, यस निशाडॉन जी। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, यस अभी क्लियर नहीं दिखेगा। आप हमारी आवाज को सुनकर चैप्टर को नोट कर सकते हैं। आवाज तो क्लियर आ रही है, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, है ना। तो हम अभी मुगलों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमको मुगलों के बारे में कितना पढ़ना है। ओके, देखिए एक बार हम बता देते हैं। कश्मीर कुमार सर, जो पीछे गेट है वो लाइट मार रहा है, इसलिए बोर्ड पर नहीं दिख रहा है। यस, ये भी व्यवस्था आपकी बात जो ठीक है, कहीं तक वो बाहर से रिफ्लेक्शन है इस बोर्ड पर, है ना। अभी ये बोर्ड फायर्ड बोर्ड ही है ना, ये रिफ्लेक्ट करेगा, कितनी भी लाइट कम होगी तब भी करेगा। तो बोर्ड को ही हम चेंज करवा देंगे। ओके, चलिए आप हमारी आवाज को सुन के लिख सकते हैं मुगलों के बारे में। अगर मुगल वंश के बारे में हम बात करते हैं तो पहला जो वंश था पहला जो शासक था इसका बाबर का, जिसने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था, आप लिख सकते हैं। इसका सेकंड रूलर था 10वां मुगल शासक रफीउद्दराज, यस, लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है भाई अभिनय कुमार जी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। फर्रुखसियर, ओके। अब इसके जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो हम बता दे रहे हैं ना। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, ये रंगीला बादशाह भी बोलते हैं इसे, है ना। 1719 से लेकर 1748 तक इसने शासन किया था ना, एडी बाद में लिख लेना, है ना। चलिए अगला जो शासक है ना,
जी सर। अब आवाज आ रही है? एक बार हमें बताइए, आवाज आ रही है अपना? आवाज क्लियर? कश्मीर कुमार, अब बताइए, वॉइस क्लियर? ओके, चलिए। तो मोहम्मद शाह रंगीला था, 1919 से लेकर 48 तक, 1719 से लेकर 48 तक शासन किया था। इसने भी किया था। 1900 1900 नहीं है भाई, कहाँ पे पहुंच गए? 1748 से 1754 तक, है ना? ओके, लिख लीजिए। जो अगला शासक था आलमगीर द्वितीय था। 1754 से लेकर 1758 तक इसने शासन किया था। ओके, 13 रूलर है ना आलमगीर द्वितीय के बाद, है ना? कौन सा शासक था जिसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था, है ना? बक्सर का युद्ध कब हुआ था, मालूम है? प्लासी का बैटल, कर्नाटक का युद्ध, कुछ नहीं मालूम? सब कुछ पता है, बिल्कुल घबराना नहीं है ना? मैं इतनी डिटेल से पढ़ा दूंगा, आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा इतना। और किसी भी अगर किताब से अगर एमसीक्यूज लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे तो सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि मैं खुद आपको बता देता हूँ, 4 प्रोफेसर से पढ़ा हूँ हिस्ट्री, और उसके बाद खुद भी पढ़ा हूँ बहुत सारी किताबों से, है ना? मुझे सारी डेट क्लियर है। आप एनसीईआरटी से क्लियर कर सकते हैं, किसी किताब से नहीं, स्टैंडर्ड बुक से ही क्लियर होंगी ये सारी, वही डेट्स हैं। आलमगीर द्वितीय का जो टाइम पीरियड था 1754 से लेकर 1758 तक। ओके, अब यहाँ पर एक शासक आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, है ना? 1758 से 1806 तक इसने शासन किया था। इसके ही समय इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। एक 1765 की हुई थी, 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त 1765 को हुई थी, है ना? इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। जो अगला रूरल था वो अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय, ओके, जो इसका टाइम पीरियड है 1806 से लेकर 1837 तक इसने शासन किया था। अकबर द्वितीय 1764, चौसा का चौसा नहीं है वो। 1764 में चौसा कब से हो गया भाई? 1757 प्लासी, 1764 बक्सर। यस, निशा डॉन का ठीक है। वही टाइगर अपना क्लियर करें, 1764 में चौसा नहीं था। चलिए, जो अगला शासक था और मुगल वंश का अंतिम शासक था 15 बहादुर शाह द्वितीय। ओके, जो इसका शासन, जो इसने जो अपना शासन किया था 1737 से लेकर 1700 कब तक किया था? क्या आप 1857 की क्रांति पर से परिचित नहीं है?
नहीं जानते ना 1857 क्रांति। चलिए बहुत अच्छी क्रांति बताएंगे आपको, बिल्कुल घबराने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब टेंशन छोड़ दो हिस्ट्री का, पढ़ोगे मतलब समझ में नहीं आएगा मुझसे बार बार पूछिए, मैं कहीं से भी पढ़ा सकता हूँ पूरी हिस्ट्री। ओके, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न कहीं से भी, यहाँ तक कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। मैप मुझे बहुत अच्छा आता है। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858 है ना, और इसकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है इसकी मृत्यु, इसको बताना मुझे, ठीक है। तो हमको मिडाइवल हिस्ट्री में इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं, है ना, करीब 15 चैप्टर हैं। अगर मुगलों में 15 मतलब जो रूलर शासक थे और भी थे, वो हमने लिखे नहीं, उनके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, एक एक लाइन का स्टेटमेंट है, वो नहीं आता है एग्जाम में। तो 15 हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। हालांकि जो शाहजहां से पहले के शासक हैं ना, ये सब महत्वपूर्ण है। कहाँ गए शाहजहां? बहादुर शाह द्वितीय इधर है ही नहीं ना। 1707 तक है ना, वो महत्वपूर्ण है, इसके बाद भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि इनके समय बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय है ना, इनको पढ़ेंगे। इसमें सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ेंगे, सामाजिक और धार्मिक सुधार, तो उसमें इसके बारे में थोड़ा चर्चा होती है। शाह आलम द्वितीय जैसे कि हम पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध है ना, तो 2 संधियां इसके साथ इसके काल में हुई थी, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। आलमगीर द्वितीय के बारे में जाने कुछ, अहमद शाह के बारे में, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं, ठीक है। इसका आर्ट एंड कल्चर भी है कुछ, इन्होंने जैसे कि बहुत सारे निर्माण कार्य भी कराए, तो इसके साथ ही करा देंगे, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिडाइवल में इतना पढ़ना है, ठीक है। अब मॉडर्न की बात करें, आपको क्या पढ़ना है? आपको लगेगा कि इतना सारा पढ़ना है, जी बिल्कुल आपको इतना सारा पढ़ना है। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री है ना, सबसे महत्वपूर्ण है ये, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। इसको देखिए, इसमें कितना पढ़ना है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना पढ़ लो उतना कमी है। वो सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हो निशाडोन, मुझे तो पता नहीं, मैंने पहली बार पढ़ाया है। ओके चलिए, देखो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, एक एक नोट्स कर लिए। देखो अगर पढ़ाने के लिए इसमें हम आपको करीब 60 से 65 चैप्टर हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए, है ना। आप एक बार लिख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है वही करा देंगे, है ना, जो आपके सिलेबस में ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं, सब नहीं पढ़ने हैं। तो घबराना नहीं है, इतना सारा पढ़ना है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो जैसे कि इसके पीछे थोड़ा कहानियां सुन लो। जैसे कि भारत में सबसे पहले कौन आया था, विदेशी जो आए थे, यूरोपीय आए थे। सबसे पहले पुर्तगालीज आए, है ना, 20 मई 1498 की बात है, जब वास्को डिगामा पुर्तगाल से निकलते हुए भारत के समुद्री मार्ग की खोज करते हुए
भारत पहुंचा था। तो इसके कुछ चैप्टर लिख लीजिए आप, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, है ना। यूरोपियन कंपनी का भारत आगमन, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं एडवेंट ऑफ कंपनी, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, है ना। इसके बारे में सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली से आए थे, है ना। उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांस आए थे, है ना, फ्रांसीसी आए थे। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आ गए थे भारत में। उसके बाद 1605 में डच आ गए, डच। उसके बाद 1608 में ब्रिटिशर आ गए, 1620 में डेनिश आए भारत, और 1668 में फ्रांसीसी भी भारत में आ गए थे। इसके बाद कर्नाटक का वार हुआ था, आपको पता होगा थोड़ा बहुत। कर्नाटक के 4 युद्ध हुए थे, 3 हुए थे, है ना। 1742 से 44 तक, 48 से 1748 से लेकर 1754 तक, उसके बाद 56 से लेकर 63 तक तीसरा बैटल हुआ था। ऐसे कई सारे युद्ध हैं, कई सारी घटनाएं वो पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो इसमें महत्वपूर्ण है ना, बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। बंगाल तथा ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे लिखते हैं, ओके। बंगाल तथा ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण है। जो तीसरा चैप्टर है इसमें कुछ रीजनल पावर थे, है ना। जैसे कि आप पढ़ते हैं इसमें अवध, क्या हो गया, मन नहीं लग रहा हो? अभी सिलेबस ही हम आपको बता रहे हैं, अभी क्लास शुरू ही नहीं हुई है। सिलेबस तो लिख लीजिए कितना पढ़ना है, जाइए आप। अवध के बारे में पढ़ना है ना। हमें मराठा के बारे में पढ़ना है, हमें सिखों के बारे में पढ़ना है। ऐसे कई सारे क्षेत्रीय पावर है, उनके बारे में हम पढ़ लेंगे यहाँ पर, है ना। ये चौथा है रीजनल पावर के बाद इसमें हम कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ राजस्व की नीतियां जो उन्होंने बनाई थी, जैसे कि आपको पता होगा, जानकारी होगी, जैसे कि सबसे पहले जो एक राजस्व व्यवस्था बनाई थी उन्होंने, लैंड रेवेन्यू सिस्टम करके। इसमें यहाँ पर चैप्टर आप ऐसे ही लिख सकते हैं, लैंड रेवेन्यू, है ना। थोड़ा टफ है, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा टफ है, ध्यान रखना। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसमें इजारेदारी पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इजारेदारी व्यवस्था, है ना। ये किसने लागू किया था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने इसको लागू किया था, ये एग्जाम का प्रश्न है ना, यहाँ से। दूसरा था स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। इसे
से अभी ये बता रहा हूँ मैं ना। जो तीसरा था इजारेदारी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, रैयत रैयतवाड़ी, है ना। इधर लिख देते हैं महलवाड़ी। आप इनकी जो इनको लागू करने वाले थे, इसके प्रतिपादक थे या फिर इन्हें हम बोल सकते हैं प्रोपाउंडर थे, उनको आप सर्च करके लिख सकते हैं, नहीं तो मैं लिखा दूंगा, है ना। जैसे स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस लिख लो यहाँ, कार्नवालिस, है ना। और जो रैयतवाड़ी था ना, इसका जो जो ये इजारेदारी, इसको लागू करने वाला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। स्थायी बंदोबस्त इसको लागू करने वाला कार्नवालिस था। रैयतवाड़ी इसको लागू करने वाला सर टॉमस रो, सर टॉमस, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। ऐसा ही कुछ नाम है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, ओके। ये सब इम्पोर्टेंट है। राजस्व व्यवस्था, अंग्रेजों ने इतने सारे राजस्व व्यवस्था लागू किए, इनसे ही लूटा सारा माल था। एक बार इसका रफ करते हैं ना। ऑनलाइन वाले भाई बताइए कुछ, हाँ पढ़ाओ तब तक। क्या चल रहा है भाई, वॉइस क्लियर है ना? खाना नहीं आता तब तक पढ़ाओ, है, पढ़ो, ओके। हम भी पढ़ा रहे हैं और आप पढ़िए। अगर क्वालिटी अभी अच्छा नहीं है वो मुझे भी पता है, लेकिन आवाज तो क्लियर है। मैं बोलता हूं, आप लिख सकते हैं बोलकर, सुनकर भी लिख सकते हैं इसको, ओके। चलिए, जो अगला चैप्टर है इसका 5th नंबर का, ये 4 जो राजस्व व्यवस्था थी, है ना, ये लागू की गई थी। अगला है जो 5वां, हम इधर लिख देते हैं, इसको साफ करें। आपको पहली बार इतना सिलेबस पढ़ाया जाएगा, है ना, लेकिन सच्चाई है कि सबसे क्वेश्चन बनते हैं सारे एग्जाम के। ये सिलेबस तो है ही, सारे एग्जाम के क्वेश्चन से यहाँ से बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं। इजारेदारी को लागू करने वाला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। स्थायी बंदोबस्त जो राजस्व व्यवस्था है उसको लागू करने वाला कॉर्नवालिस था। रैयतवाड़ी को लागू करने वाला सर टॉमस रो। महलवाड़ी को लागू करने वाला हॉल्ट मैकेंजी। ये चारों नाम दिए जाएंगे और अन्य भी नाम होंगे इनके साथ। जो अगला चैप्टर है कौन सा, ये 5वां, इसके हम कुछ गवर्नर पढ़ेंगे। गवर्नर के बारे में जानेंगे, ओके। गवर्नर जनरल पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण, है ना, जिन्होंने कुछ काम किए हैं स्पेशल, और वायसराय। वायसराय, है ना, इंग्लिश में वायसराय ऐसे लिखते हैं। जो अगला चैप्टर है 6 नंबर का, वो महत्वपूर्ण है, 1857 की क्रांति। ओके,
1857 की क्रांति। चलिए, बैटरी डाउन हो गई है, 11% होती है। सेवेंथ चैप्टर है इसका। ओके, देखिए 1857 की क्रांति के बाद जो हमको पढ़ना है वो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन पढ़ने हैं। ओके, और इसके बाद भी बहुत कुछ है, किसान आंदोलन हो गए हैं ना, और कुछ इम्पोर्टेंट, सभी तो नहीं लिखा रहे हैं, काफ़ी चैप्टर्स हैं, लगभग अभी भी यहाँ पर 40 चैप्टर होंगे लिखाने के लिए, तो कुछ इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं। टाइम भी 1 घंटा हो गया, सिलेबस नहीं हो पाया पूरा। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन की आप, बंगाल विभाजन कब हुआ था बताइए? बंगाल विभाजन कब हुआ था? नहीं मालूम? इतना बड़ा काम हो गया, पूरा स्टेट बांट दिया अंग्रेजों ने, पता ही नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता, बंगाल विभाजन कब हुआ था? अब आपको सारी बातें पता होंगी। 1905 कब हुआ था? 1905। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे हुआ था, क्या कारण था, इसको विभाजन करने के पीछे है ना अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था, इसको विभाजन क्यों किया गया था इसका, है ना। 9वां चैप्टर जो होगा कांग्रेस। अभी हमने कांग्रेस के बारे में चर्चा नहीं की है, अभी हमने सामाजिक और धार्मिक सुधार के बारे में चर्चा नहीं की है, शिक्षा के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, प्रेस के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। ये सारे चैप्टर्स हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। जैसे कि राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा जाता है ना, और काफ़ी हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्लास में कर लेंगे, अभी टाइम कम है। यहाँ पर कांग्रेस के, अगर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताओ? कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? नहीं मालूम? कब हुई थी अंदाजा? कुछ तो पता होगा, झूठा ही बोल दिया करो, गलत सलत तो बोला तो करो कम से कम। ये लिख लिया? अठारह सौ पचासी कब हुई थी? 1885 में, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी वो चैप्टर में पढ़ लेंगे, है ना। कांग्रेस से जितनी भी बातें हैं वो बाद में पढ़ लेंगे, या यहाँ पर लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन, है ना। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905। कलकत्ता 1906, सूरत 1907, है ना। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आपको बता देंगे। 11वां चैप्टर जो होगा आपका मुस्लिम लीग का गठन, मालूम है आपको? भारत का विभाजन करवा दिया, आपको पता ही नहीं है, हैं? सर पानी पी लो भाई, है ही नहीं है पानी। अमन भैया कहाँ है, क्या ही कहे। चलिए अभी 5 मिनट और क्लास करिए, उसके बाद हम
नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। चलिए, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। किसने किया था? है ना, बंगाल का नवाब था सलीमुल्लाह खां। नाम थोड़े अजीब होंगे समझ में नहीं आएंगे पहली बार में। सलीमुल्लाह खां ने इसने मुस्लिम लीग की गठन किया था। इसके पीछे क्या उद्देश्य था वो बाद में बता देंगे, है ना, एक एक लाइन में बता देंगे। इसका पहला अध्यक्ष कौन था, पहला अधिवेशन इसने कहाँ किया था अपना, है ना, और इसने इसके काफी कार्य हैं और पाकिस्तान बनने के पीछे इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगर मुस्लिम लीग ना होती तो भारत का बंटवारा भी नहीं होता। अगला चैप्टर जो है मुस्लिम लीग के बाद अगर बात करें, कई सारे हैं ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आपने पढ़ाई होगा। ये हाँ 1906 होगा है ना। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में पढ़ा है, देखो 1919 का, है ना। अगला जो चैप्टर है 13 नंबर का, अभी एक दो चैप्टर लिखवा दे रहे, सारे तो नहीं हो पाएंगे, है ना। वो सिलेबस में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे क्लास में, जैसी व्यवस्था होगी यहाँ से संस्था से वो मिल जाएंगे। इसी क्रम में महात्मा गांधी भी आए थे। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा हमको, क्योंकि बिना महात्मा गांधी के कैसे भारत स्वतंत्र हो जाएगा, है ना। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कल की क्लास किसने नोट किया था? कल का सिलेबस पॉलिटी वाला नहीं किया था ना, जितना बताया उतना आपके एग्जाम का था वो। मतलब जैसे कि मैंने बताया था फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है ना, आपको पता है किस पार्ट के अंदर आते हैं? नहीं मालूम? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप किसी भी एग्जाम की, जैसे कि आर्मी, पुलिस, डिफेंस की कोई सी भी, है ना, वैकेंसी हो, उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के कौन से भाग से संबंधित है। पार्ट 3 में है। आर्टिकल कौन कौन से हैं, कितने आर्टिकल के मध्य रखा गया है, तो 12 से लेके 35 तक रखा गया। मैंने सारी बातें कल बताई थी, कोई नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखा करो, मैं यहाँ पर जितना भी लिखाऊंगा वो सारा एग्जाम का ही है, यहाँ पर कुछ ही फालतू नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, है ना। अभी मैं चैप्टर बता रहा हूँ कितना पढ़ना है, इसके अंदर कितना पढ़ना है वो नहीं बता रहा, इसके अंदर भी कुछ। अब यहाँ पर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं 1916, कब हुआ था ये? 1916। अगला है चैप्टर, उनको बताइए बैटरी डाउन हो गई है उनकी। चलिए ऑनलाइन वाले भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। सिलेबस को हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, पूरा अभी नहीं हो पाया है। जी सर, निशा डॉन जियोग्राफी का पूरा सिलेबस हम आपको बता देंगे। जी ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलिए ओके बाय।
कमेंट में बताइए क्लास वॉइस क्लियर है, अब इतना बताइए अभी वॉइस क्लियर है। और बाकी बात जो क्वालिटी की प्रॉब्लम है वो कर लेंगे पूरा, है ना, ठीक है।